हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स MPBF मेथड। ये वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो MPBF मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड इसे कहते हैं। इसके थ्रू जो है हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड जो है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल को WC भी लिखा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल हम किन किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे MPBF मेथड पर इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सिंपलिस्टिक टर्म में अगर कहा जाए तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कोई भी फर्म अपने करंट एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करती है फ्रेंड्स, वही एक तरीके से वर्किंग कैपिटल कहलाता है। सिंपल टर्म में ये हो गया। फिर सोर्सेज फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब क्या होगा कि कोई भी कंपनी चल रही है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है 32 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही थी उसको, क्योंकि वो पॉलीथीन के ग्रोनल्स से जो है पॉलीथीन के बैग बना रहा था। तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनल प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल भी देखा था। तो उन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो किन किन सोर्स से वो कंपनी का जो मालिक है, किन किन सोर्स से अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, है ना? तो ओन सोर्सेस, अपने खुद के सोर्स से भी पूरा करेगा, जिसे नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। NWC, नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। यानी जो फंड आप खुद के पैसे से लाते हैं, इक्विटी से, या फिर लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म लोन वगैरह या लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और ये खुद का सोर्स होता है, मतलब खुद के पैसे होते हैं उस कंपनी ओनर के। ठीक है, तो द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल। तो लास्ट ईयर की जो आपकी बैलेंस शीट होगी वो दिखा देगी कितना नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। ठीक है, अब एज द एस्टीमेट ऑफ लिमिट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट में जो भी लिमिट दिखाई देती है वो दिखाई देती है क्या कि करंट अकाउंटिंग ईयर में जो बैलेंस शीट में जो हमारी लिमिट दिखाई दे रही है वो प्रोजेक्टेड होती है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है। मतलब अभी करंट ईयर चल रहा है, उसकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के हिसाब से लिमिट एस्टीमेट की जाती है। तो जब ये लिमिट एस्टीमेट की जाती है तो उसमें कुछ इंटरनल एक्यूरल्स भी जो है अकाउंट में लिए जाते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। इंटरनल एक्यूरल्स का मतलब कुछ पैसे जो इंटरनली मिलने हैं। एक्यूरल का कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं था नेट अपना किसमें अकाउंटिंग में एक्यूरल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो पैसे बाद में मिलने हैं या मिलने वाले हैं उनको भी अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड करंट रेशियो, जितना करंट रेशियो चाहिए उसके हिसाब से जितना करंट रेशियो मेंटेन करना है, बैंक नेटवर्किंग कैपिटल को लाने के लिए बोलता है। किसको? फर्म ओनर को बैंक बोलेगा कि आप इतना नेट वर्किंग कैपिटल अपनी तरफ से लाइए, है ना? और वो किस किस रूप में लाएगा? या तो इक्विटी के रूप में लाएगा, या लॉन्ग टर्म डेट के रूप में किसी दोस्त से ले लेगा, रिश्तेदार से ले लेगा, खुद के पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो वो उससे पैसे लाता है। इफ़ अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल, और जो हमें उम्मीद थी कि इंटरनेट इतने पैसे हमें और मिलेंगे, वो अगर जो है पर्याप्त नहीं होते हैं, तो अगर जो है पर्याप्त नहीं होते तो ये कहा जाता है कि आप नेट वर्किंग कैपिटल और एडिशनल लेकर के आइए। किससे कहते हैं? फर्म ओनर से। कौन कहता है? बैंक कहता है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम देखें कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी फर्म की, वो पूरी हो सकती है तीन चार चीज़ें हैं फ्रेंड्स। एक तो नेट वर्किंग कैपिटल से, दूसरा सप्लायर से जो हमें क्रेडिट अवेलेबल है, तीसरा करंट और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, और चौथा बैंक फाइनेंस। ये चार कंपोनेंट हैं जो मिल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के सोर्स बनते हैं या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जिसमें हमने नेट वर्किंग कैपिटल का फंडा देखा। नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स? हमने ये देखा कि मतलब फर्म ओनर को खुद से कुछ पैसे अरेंज करने पड़ते हैं उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो मतलब कहने का कि बैलेंस शीट के हिसाब से एक प्रोजेक्शन हो जाती है कि हमें इतना लिमिट अवेलेबल रहेगी नेट वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, और प्लस जब हम ये बैलेंस शीट को प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें हम कुछ इंटरनल एक्यूरल्स को भी अकाउंट में लेते हैं कि हाँ इतने पैसे और मिलने वाले हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जितना करंट रेशियो मेंटेन करना है, बैंक चाहता है कि 1.33 मेंटेन करना है। करंट रेशियो का फार्मूला हमने देखा ही था, करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो जितना करंट रेशियो मेंटेन करना है उसके हिसाब से बैंक बोलेगा कि आप इतना एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल लेकर आइए। अगर अवेलेबल नेट वर्किंग कैपिटल और जितना इंटरनल एक्यूरल्स की उम्मीद थी अगर वो पर्याप्त नहीं होते हैं,
इस करंट रेशियो को मेंटेन करने के लिए, तो बैंक बोलता है कि आप नेट वर्किंग कैपिटल और ले करके आइए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा सोर्स हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल लाने के लिए कि आप जो है सप्लायर्स क्रेडिट अवेलेबल होता है, जो सप्लायर है आपका वो आपको क्रेडिट दे देगा कि 3 महीने बाद पैसे दीजिएगा। ठीक है, उससे भी पैसा वर्किंग कैपिटल मिल गया ना एक तरीके से। जैसे उसने हमने देखा नहीं था कि वो उसने जो कच्चा माल खरीदा था अपनी प्लास्टिक कंपनी के लिए, प्लास्टिक बैग बनाने के लिए, उसमें 3 महीने का क्रेडिट अवेलेबल था, तो उस चीज़ का उसे फ़ायदा मिल रहा था। तो वही हो गया, सप्लायर्स क्रेडिट भी उसको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। लेकिन ये मार्केट प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कहीं 3 महीने की आपको क्रेडिट अवेलेबल होगी, कहीं 1 महीने की अवेलेबल होगी और कहीं होगी भी नहीं, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी यानी अदर सोर्सेज भी होते हैं पैसे लाने के, जैसे सैलरी हो गई या अदर एक्सपेंस पेबल, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस उठा लिया, या जिसकी जो फर्म ओनर है उसकी सैलरी वगैरह हो गई, ये सभी भी पैसे जो है मिला करके वर्किंग कैपिटल के लिए काम आ सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट होता है फ्रेंड्स, वो बैंक का फाइनेंस है, जिसके बारे में हमें जानना है कि बैंक कितना वर्किंग कैपिटल अलाउ करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम समझ गए हैं इस बात को कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करंट एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स, वही एक तरीके से वर्किंग कैपिटल होता है। कौन कौन से सोर्स हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए? एक तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। नेट वर्किंग कैपिटल हमने समझ लिया क्या चीज़ होती है। जो ओनर पैसा लेकर के आता है, चाहे इक्विटी के थ्रू लेकर आए, चाहे जो है लॉन्ग टर्म डेट से लेकर, चाहे फ्रेंड से, रिश्तेदार से, वो जो पैसे लेकर आता है उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सप्लायर्स की क्रेडिट से भी पैसा आप जो है जो मिल जाएगा, अगर क्रेडिट 3 महीने 6 महीने की मिल गई तो वो भी जो है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए हेल्प कर जाती है। अदर करंट लाइबिलिटीज़, कस्टमर से एडवांस ले लीजिए, सैलरी जो आपकी आ रही है वो भी ले लीजिए, ये भी जो है आपका करंट लाइबिलिटी, आपका करंट वर्किंग कैपिटल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल के तौर पे काम होते हैं। और चौथा जो होता है बैंक फाइनेंस, बैंक से पैसे मिलते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। ये सारा मिला करके, या बैंक से और भी लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी लिया सकता है, ये सभी मिला करके ही फ्रेंड्स आपके जो है हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब सवाल ये है कि बैंक फाइनेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बैंक फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करता है इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड। देखिए, अगर देखा जाए लॉजिकली जो है, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी है, ठीक है, माइनस कितना फंड अवेलेबल है, कितना फंड अवेलेबल है ना। टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, मान लो 400 करोड़ चाहिए, और मान लो 300 करोड़ का अगर फंड अवेलेबल है, तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है क्या वर्किंग कैपिटल के लिए। सीधी सी बात है ना, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। वही लिखा हुआ है कि लॉजिकली अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए बैंक की जो नीड होती है, बैंक से कितना फाइनेंस चाहिए, वो डिपेंड होगा कितना टोटल वर्किंग कैपिटल में से अगर कितना फंड अवेलेबल है सभी सोर्सेज से। एबव मेंशन्ड जितने भी मेथड, हमने 4 मेथड देखे ना ऊपर, उन सभी सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उनमें, और इसमें एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, जो बैंक से फाइनेंस ले उसको एक्सक्लूड करते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितना भी पैसा आ रहा है नेट वर्किंग कैपिटल से, दूसरा सप्लायर्स क्रेडिट, तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज, और बैंक फाइनेंस को हम बैंक बारोइंग को इग्नोर करते हैं। तो इन सभी सोर्सेस से जो पैसा फंड अवेलेबल है उसको अगर टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए उसमें से ये जो टोटल फंड अवेलेबल अगर हम घटा दें, तो जो हमारी पैसा बचता है वही बैंक से हमें चाहिए होता है, वही बैंक फाइनेंस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस में हमने क्या समझा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितना जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो टोटल वर्किंग कैपिटल में से अगर जितने फंड अवेलेबल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा। अब इंटरप्राइज आर बैंक में नॉट हैव मच कंट्रोल ऑन सप्लायर क्रेडिट अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब ये है कि जो सप्लायर होता है वो जो फर्म का मालिक है वो ना तो सप्लायर्स क्रेडिट पे और ना ही अदर करंट लायबिलिटी पे कंट्रोल रख सकता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर क्रेडिट डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है, मार्केट में प्रैक्टिस क्या चल रही है। अदर करंट लायबिलिटी भी कस्टमर आपको एडवांस देगा नहीं देगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बातों पर कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कौन सी 2 बातें फ्रेंड्स? एक तो कितना नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब ओनर कितना पैसा खुद लगा सकता है, इस पर भी कंट्रोल कर सकता है ओनर, और दूसरा बैंक से जो फाइनेंस अवेलेबल होना है उस पर भी कंट्रोल किया सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है कि इंटरप्राइज या बैंक जो है ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते सप्लायर क्रेडिट पर या अदर करंट लायबिलिटीज़ पर, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन और बिजनेस नीड के हिसाब से ड्राइव होते हैं। लेकिन बट बैंक कैन प्रिस्क्राइब द अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय द एंटरप्राइज थ्रू इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन बैंक जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है, बैंक ये बोल सकता है
मतलब वो इन बातों के लिए नहीं बोल सकता। किसके लिए? वो ये नहीं कह सकता कि सप्लायर क्रेडिट आप 6 महीने के अवेलेबल करवाइए, नहीं तो हम लोन नहीं देंगे, या अदर करंट लाइबिलिटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन बैंक ये कह सकता है कि हाँ, आपको नेट वर्किंग कैपिटल अपने सोर्स से पैसा आपको इतना लाना है। आप पहले 60 करोड़ ला रहे थे, अगर बैंक कहेगा 80 करोड़ लाना है तो कस्टमर ला देगा। इस चीज़ पर बैंक कंट्रोल कर सकता है। तो वही कहा इन्होंने कि बैंक ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कितना नेट वर्किंग कैपिटल लाना है। और ये नेट वर्किंग कैपिटल कहाँ से आती है फ्रेंड? तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आती है। लंबे समय के लिए किसी से पैसा ले लिया, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पैसा लंबे समय के लिए ले लिया, तो वही आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको रिकमेंड किसने किया था? टंडन कमेटी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम यहाँ पर मेथड पढ़ रहे हैं वो किसकी रिकमेंडेशन था? टंडन कमेटी ने रिकमेंड किया था। और ये मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक ये डोमिनेट करता रहा। जो मेथड टंडन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंटरप्राइज को वर्किंग कैपिटल लोन देना है, तो जो मेथड इन्होंने सजेस्ट किया था वो काफ़ी समय तक पॉपुलर रहा है। वैसे तो अब ये काफ़ी जो है बैंक फ्री हैं अपना खुद की पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन जो है फिर भी ये जो मेथड मेंशन किए गए हैं ये अभी भी जो है बैंक द्वारा मैक्सिमम जगहों पर फॉलो किए जाते हैं वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि ये टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। जो बात है वो ये है, इस मेथड को जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपका परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड भी कहलाता है, या मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस भी कहलाता है ना। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस भी कहलाता है, परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड या मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस भी कहलाता है। तो दो बातें जो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वो, एक तो टंडन कमेटी हो गई जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा इस मेथड को परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड भी कहते हैं। इट वाज सजेस्टेड बाय टंडन कमेटी, हमने पहले ही समझ लिया है फ्रेंड्स। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस में हमने क्या समझा कि टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए माइनस अगर हम कितना फंड अवेलेबल है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके हम देख लें तो वही हो जाता है आपके बैंक फाइनेंस की, कितना बैंक फाइनेंस करेगा वो चीज़ पता चल जाती है। फिर हमने ये देखा कि 4 कंपोनेंट में से सप्लायर क्रेडिट और अदर करंट लायबिलिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बैंक नेट वर्किंग कैपिटल पर कंट्रोल कर सकता है, और प्लस उसी के हिसाब से बैंक फाइनेंस भी डिसाइड किया जा सकता है। तो उसी बात पर इन्होंने कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल पर या लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जो पैसे लाने हैं कस्टमर को, उसके लिए बैंक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप इतना लाइए या इतना लाइए। ठीक है फ्रेंड, अब दिस वाज एट द कोर ऑफ रिकमेंडेशन। तो इसको किसने रिकमेंड किया था? टंडन कमेटी ने किया था, काफ़ी पहले किया था, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर रहा है और अभी भी यूज होता है। इस मेथड को और किस नाम से जानते हैं? तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, ठीक है, बैंक फाइनेंस परमिसिबल। ठीक है, मैक्सिमम और लगा लीजिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के नाम से जानते हैं, और इसे टंडन कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला मेथड उसमें से है, 3 मेथड है कुल मिला करके, जिसमें से हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड ये है, अंडर दिस मेथड इंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, तो जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप है WCG, वर्किंग कैपिटल गैप का 25% जो है नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में इंटरप्राइज को लाना था। ठीक है, अब ये तो थ्योरी हो गई, अब समझते हैं इसको। यहाँ पर एक टर्म यूज होगा फ्रेंड्स, अदर करंट लायबिलिटी। देखिए, एक तो करंट लायबिलिटी हो गई हमारी, करंट लायबिलिटी जो अभी हमने 1 साल के अंदर में किसी को चुकाना है वो करंट लायबिलिटी हो गई। तो अदर करंट लायबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? जब हम करंट लायबिलिटी में से जो बैंक से हमने बारो किया है पैसा वो घटा दें तो वो आप अदर करंट लायबिलिटी हो जाती है। थोड़ा सा अगर ये बात याद रखेंगे तो ज़रा फार्मूला ईजी हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग एक टर्म की तरह लिख दिया है। अदर करंट लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटा देना होता है। अब सवाल ये था, जैसे यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि इंटरप्राइज को 25% लाना है वर्किंग कैपिटल गैप का। नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल गैप? तो फ्रेंड देखिए, वर्किंग कैपिटल गैप होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम वर्किंग कैपिटल गैप की बात करें तो ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट लायबिलिटी में सारा कुछ नहीं लेते अदर देन बैंक बारोइंग। ठीक है, तो बैंक से जो पैसा लिया है वो नहीं लेंगे करंट लायबिलिटी में। तो जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाएंगे तो उसे ही वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं, WCG कहते हैं। अब अगर हम करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग को हटा देते हैं तो वही हमारा अदर करंट लायबिलिटी होती है। इसलिए मैंने फार्मूला जो लिखा है, वर्किंग कैपिटल का गैप का मतलब हो गया करंट एसेट्स में से अदर करंट लायबिलिटी को घटा देना। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग को हटा देना। ठीक है फ्रेंड, तो वही हो गया यहाँ पर। तो अब होप है कि आपको समझ में आ गया वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है
तो करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटी को घटा देते हैं, बट इसमें बैंक बारोइंग को आप इंक्लूड ना करें लाइबिलिटी में, तो उसे ही वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, परंतु करंट लाइबिलिटी में बैंक बारोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वर्किंग कैपिटल गैप का फार्मूला चाहे करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड। वीडियो आप लोग सभी देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक आता है जो है, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए, दैट विल बी आल्सो ओके। एक्चुअली जब आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ जो सही पढ़ा रहा हूँ या फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक डिसलाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला बनेगा वो ये है, हमने क्या समझा यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल गैप का कॉन्सेप्ट समझ लिया। वर्किंग कैपिटल गैप आपको क्लियर हो गया होगा, WCG वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को हटा देना। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप हमने समझ लिया। अब यहाँ पर मार्जिन जो फार्मूला बन रहा है फ्रेंड्स वो हो गया मार्जिन 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। जो वर्किंग कैपिटल गैप निकलेगा उसका 25% मार्जिन होगा। मार्जिन मनी क्या होती है, वो मनी जो कस्टमर को, इंटरप्राइज को या फर्म को खुद लेकर आना होता है वही मार्जिन मनी होती है। यानी जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप का 25% होगा फ्रेंड्स वो खुद इंटरप्राइज को लेकर के आना पड़ेगा, कैश या दोस्त से मांग के उधार जैसे भी करके लाना पड़ेगा। बाकी का पैसा बैंक देगा। बैंक कितना देगा, तो वही लिखा हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, है ना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बराबर जो वर्किंग कैपिटल गैप है WCG, उसमें से यही जो मार्जिन आप लेकर के आया है कस्टमर उसको घटा दीजिए, इतना पैसा जो है बैंक खुद दे देगा। तो अगर हम देखें 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप अगर मार्जिन है तो इसका मतलब बचा क्या, 75% ही तो बचा है। तो वही बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बैंक जो है 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप को स्पॉन्सर करेगा या फिर जो है फाइनेंस कर देगा। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है फ्रेंड 1.17:1 का होता है। जो करंट रेशियो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है वो 1.17:1 होता है। और फ्रेंड्स ये जो है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग है परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड के हिसाब से। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड का पहला मेथड है जिसमें हमने क्या देखा कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप का मार्जिन होगा और मैक्सिमम कितना जो है परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, तो जितना भी जो है आपका वर्किंग कैपिटल गैप है उसमें से आप जो है यही मार्जिन घटा दीजिए तो आपको जो है मिल जाएगा कितना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्लियर। एक्सपेक्टेड रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सीधे आते हैं। एक टर्म और है, अगर बारोवर जो है मतलब मार्जिन मनी नहीं ला सकता है, मान लीजिए कि किसी वजह से बारोवर 25% जो है वर्किंग कैपिटल गैप का जो भी मान लो 800 करोड़ रुपए हो रहा है उतना नहीं ला पा रहा है इस केस में, तो इन्होंने सजेस्ट किया था, टंडन कमेटी ने सजेस्ट किया कि आप उसे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दे दीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रोवाइड करने की बात की थी किसने, टंडन कमेटी ने। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ये टंडन कमेटी ने ही सजेस्ट किया था। और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कब दिया जाता है, जब जो है फर्म जितना जो है आपको नेट वो मार्जिन लाने की ज़रूरत है उतना मार्जिन नहीं ला पाता है, तब बैंक उसके लिए भी थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड कर देता है। अब एक एग्जांपल देखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। किसी कंपनी की करंट एसेट्स 500 करोड़ हैं, करंट लाइबिलिटी 150 करोड़ है, बैंक की बारोइंग 50 करोड़ है, उसी कंपनी की बैंक की बारोइंग 50 करोड़ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नाउ कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर फर्स्ट मेथड। तो टंडन कमेटी के पहले मेथड के हिसाब से आपको बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब अगर इसे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है, हमें सबसे पहले मार्जिन पता करना है। हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, मार्जिन हमें पता है कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप है ना, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। अब सवाल यह है वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालेंगे, तो वर्किंग कैपिटल गैप के लिए मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स में से अदर करंट लाइबिलिटी को हटाते हैं। अब अदर करंट लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटाते हैं। ठीक है, ये इतना सेट हो गया हमारा मामला। तो अदर करंट लाइबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 150 करोड़ रुपए, उसमें से बैंक बारोइंग कितनी है, 50 करोड़ रुपए। अगर घटा देंगे तो अदर करंट लाइबिलिटी हमारी आ जाएगी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 100 करोड़ रुपए रख देंगे तो वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स है 500 करोड़ और उसमें से अगर 100 करोड़ निकाल देंगे तो वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा 400 करोड़ रुपए। ठीक है,
तो वर्किंग कैपिटल गैप आपका 400 करोड़ रुपए आ गया। अब मार्जिन कितना होना चाहिए इसका 25%, है ना, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि 400 का 25 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। और बैंक कितना फाइनेंस करेगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है आपका होता है कितना, जो भी वर्किंग कैपिटल गैप आया हमारा आया 400 करोड़, उसमें से मार्जिन घटा दीजिए, मार्जिन कितना है 100 करोड़, कुल मिलाकर के 300 करोड़ रुपए। मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, पर फिर भी एक बार लाइन बाय लाइन चल देते हैं। देखिए हमें, मैंने आपको बताया ना कि हमें मार्जिन कैलकुलेट करना है, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप होता है, यानी हमें सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप पता करना पड़ेगा। हमने बताया आपको वर्किंग कैपिटल गैप होता है करंट एसेट में से अदर करंट लायबिलिटी घटाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है, करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग घटाते हैं। तो अदर करंट लायबिलिटी, बैंक आपका करंट लायबिलिटी 150 करोड़ और बैंक बारोइंग 50 करोड़, कुल मिलाकर के 100 करोड़। और बैंक आपका वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो जाएगा, देखिए करंट एसेट्स 500 करोड़ दिया हुआ है, देखिए करंट एसेट्स 500 करोड़, और जो है आपका निकल करके आया हुआ है ये आपका अदर करंट लायबिलिटी आपकी 100 करोड़ आई है। तो ये इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 400 करोड़ रुपए आ गए। कितने आ गए फ्रेंड, 400 करोड़ रुपए। अब हमें मार्जिन निकालना है, मार्जिन है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, तो 400 का 25% 100 करोड़ रुपए आ गया। अब वर्किंग कैपिटल लिमिट या बैंक कितना फाइनेंस करेगा वो हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन घटा देंगे, तो 400 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल गैप है, उसमें से मार्जिन 100 करोड़ घटा देंगे तो 300 करोड़ रुपए आपको बैंक जो है लोन दे देगा, ठीक है फ्रेंड। तो यानी कि उस कंपनी के ओनर को 100 करोड़ रुपए अपने दोस्तों लॉन्ग टर्म से या जहाँ से भी लाने होंगे, और 300 करोड़ रुपए बैंक जो है उसको लोन दे देगा, वर्किंग कैपिटल लोन दे देगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया पहले मेथड के हिसाब से एक एग्जांपल कि कितना लोन बैंक देगा। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, सारा कुछ सेम है, बस डिजिट बदली हुई है। करंट एसेट्स 1000 करोड़, करंट लायबिलिटी 400 करोड़, बैंक बारोइंग 200 करोड़। यहीं पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले चाहिए मार्जिन, मार्जिन होता है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल गैप बराबर होता है आपका करंट एसेट्स में से अदर करंट लायबिलिटी को घटाना। अदर करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है, करंट लायबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटाना। अब करंट लायबिलिटी कितनी है 400 करोड़, उसमें से आपका बैंक बारोइंग कितना है 200 करोड़, घटा दीजिए तो अदर करंट लायबिलिटी 200 करोड़ आ गई, यहाँ 200 करोड़ रखेंगे। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स 1000 करोड़ में से 200 करोड़ घटा दीजिए तो 800 करोड़ आ गया। 800 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल गैप आ गया, उसका 25% मार्जिन होता है, तो 800 करोड़ का 25% मार्जिन हो गया आपका 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ रुपए अगर मार्जिन हो गया, वर्किंग कैपिटल गैप अगर 800 करोड़ है और मार्जिन 200 करोड़ है, तो कुल मिलाकर के इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 600 करोड़ रुपए बैंक लोन दे देगा फ्रेंड्स। ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम वही सेम चीज़ जो मैंने आपको समझी वही लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अब सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है उस मेथड में और इस मेथड में बस एक ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर नोटिस करने के लिए मैंने ये जगह कलर बदला हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए मार्जिन कितना है 25% ऑफ करंट एसेट्स। यहाँ पर मार्जिन देखिए क्या है, यहाँ पर मार्जिन है देखिए 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। वहाँ और यहाँ में सिर्फ इतना फर्क है, अगर मैं यहाँ करंट एसेट लिख दूँ तो बस सारा कुछ सेम है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में सब कुछ सेम है, बस केवल यहाँ 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल है और सेकंड मेथड में करंट एसेट्स है। ध्यान दीजिए यहाँ वर्किंग कैपिटल ना लिख करके अगर हम 25% ऑफ करंट एसेट्स लिख दें, यहाँ 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप लिखा है, यहाँ 25% ऑफ करंट एसेट्स लिख दें, तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा, ये सेकंड मेथड हो जाएगा। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ वही सेम रहेगा फ्रेंड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एग्जाम्पल इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्लियर हो गया, इसमें क्या है, उसमें क्या था वर्किंग कैपिटल गैप का 25% फर्म को लाना था और यहाँ पर कितना लाना है, करंट एसेट्स का 25% लाना है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मार्जिन कितना हो गया, करंट एसेट्स का 25%, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस वर्किंग कैपिटल गैप का ही मार्जिन घटा करके, है ना। मार्जिन बस इस बार चेंज हो जाएगा क्योंकि 25% ऑफ करंट एसेट्स है और इसमें जो मेंटेनेंस है वो कितना है 1.33 का करंट रेशियो मेंटेन करने की उम्मीद की जाती है। फर्स्ट मेथड में 1.17 की उम्मीद है, सेकंड में 1.33:1 की एक्सपेक्टेशन की जाती है सेकंड मेथड के हिसाब से। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मैंने दूसरा वाला एग्जांपल जो पिछले वाले में दूसरा एग्जांपल था फ्रेंड्स आपका ये वाला एग्जांपल, इसी एग्जांपल को दूसरे मेथड से सॉल्व करवा दिया है। अब दूसरे मेथड से देखिए, करंट एसेट्स कितना है इतना, करंट लायबिलिटी बैंक बारोइंग इतनी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए मार्जिन, ठीक है।
तो मार्जिन कितना है 25% ऑफ करंट एसेट्स। तो ये तो आसान हो गया, करंट एसेट्स 1000 करोड़, उसका 25% 250 करोड़ निकल गया। चलो ये तो सरल मतलब इजीली कैलकुलेट हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब दूसरा सवाल है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है। तो फ्रेंड्स अगेन वही वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। तो मार्जिन तो मान लो 250 करोड़ निकल आया, पर क्या वर्किंग कैपिटल गैप पता है? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल गैप फिर से जैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप कैसे करते थे, करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी कैसे निकालते थे, करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग घटाते थे। तो अब देखिए करंट लाइबिलिटी कितनी है 400 करोड़, बैंक से उधार लिया 200 करोड़, तो कितना बता अदर लाइबिलिटी 200 करोड़ रुपए, और 200 करोड़ करंट एसेट्स में से अगर हम 200 करोड़ घटा दें तो बचा कितना 800 करोड़। वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 800 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ 800 करोड़ और 800 करोड़ रुपए में से अगर आप 250 करोड़ का मार्जिन घटा देंगे तो जो आपका 650 करोड़ बचेगा वही आपका 550 करोड़ या 650 करोड़ है ना, जो आपका 550 करोड़ बचेगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पर जो आपके परमिसिबल लिमिट का फार्मूला है वो यही है, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। यानी पहले मेथड जैसा ही फार्मूला है, बस क्या है ये मार्जिन चेंज हो गया। अभी फर्स्ट मेथड से होता तो मार्जिन क्या होता, इसी वर्किंग कैपिटल गैप का जो है जो आपका ये निकला था इसका 25% निकालते, लेकिन इसमें क्या है करंट एसेट्स का जो है 25% निकाल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो वर्किंग कैपिटल गैप करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी कैसे निकलती है, करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग घटा देते हैं, तो ये हमने निकाल दिया। वर्किंग कैपिटल गैप निकाला आपका करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटी घटाए 800 करोड़ आ गया। मार्जिन 25% आप करंट एसेट्स है तो 1000 का 25% 250 करोड़ रुपए निकल आया। अब बस वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन घटाया तो 800 करोड़ रुपए हमारा वर्किंग कैपिटल गैप आया फ्रेंड्स। 250 करोड़ रुपए आपके इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए मार्जिन के तौर पर 550 करोड़ रुपए। अब इस सवाल में 550 करोड़ सेकंड मेथड से 550 करोड़ आया है, और फर्स्ट मेथड से देखिए जब हमने इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से जब हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर 600 करोड़ रुपए आया हुआ है, तो डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तीसरा मेथड है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, सिंपल ये समझ लीजिए कि अंडर दिस द एंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एज नेट वर्किंग कैपिटल, यानी खुद जो है पैसा कितना लाना पड़ेगा 100% ऑफ दोज करंट एसेट्स व्हिच आर कंसीडर कोर एसेट्स एंड 25% ऑफ रिमेनिंग करंट एसेट्स। अब फ्रेंड्स मुझे कहीं दिखा नहीं कि कोर एसेट्स की परिभाषा में या डेफिनेशन में किसको लेते हैं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। मतलब कहने का अब मान लीजिए कि जैसे 100 करोड़ रुपए टोटल करंट एसेट्स हैं, अब उसमें से मान लीजिए 10 करोड़ रुपए जो है आपका कोर एसेट है और 90 करोड़ रुपए जो है आपका मान लीजिए अदर एसेट्स हैं। तो क्या करना होगा 100% जो है कोर एसेट्स का पूरा लाना पड़ेगा, यानी 10 करोड़ का पूरा 10 करोड़ अरेंज करना पड़ेगा, और 25% जो है कम से कम 25% बाकी का जो है 25% यानी 90 करोड़ का 25% आपको और अरेंज करना पड़ता है, ये मार्जिन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना ही है फ्रेंड्स इसमें थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग में, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर में। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि जो कोर एसेट्स है उसका 100% लाना होता है और बाकी के रिमेनिंग करंट एसेट्स का 25% भी लाना होता है, और यही मिलकर के आपका मार्जिन बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, ये आपका मार्जिन का काम कर जाता है। बाकी फार्मूला सेम रहेगा। एक मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है, अब इसमें स्टॉक, डेटर्स, बैंक बारोइंग, क्रेडिटर सारा कुछ दिया हुआ है। आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट कैलकुलेट करनी है फर्स्ट और सेकंड, टंडन कमेटी के फर्स्ट एंड सेकंड मेथड के हिसाब से करना है। अब आप यही कहेंगे कि सर आपने तो अपने वाले सवाल में जो है सिंपल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी लिख लिया है, और हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें आपने बैंक, स्टॉक, डेटर्स और ये सारा दे दिया है। तो फ्रेंड देखिए, जो आपका स्टॉक होता है करंट एसेट्स है, जो आपका डेटर्स है ये करंट एसेट्स है या करंट लाइबिलिटी है, बताइए। मैंने पढ़ाया हुआ है, याद करने का तरीका भी बताया था, हमेशा ध्यान रखिए। डेटर्स का मतलब हुआ आपका खाता मान लीजिए डेबिट हुआ है, आपका खाता डेबिट हुआ है इसका मतलब पैसा किसी और को गया है, तो पैसा आपने किसी और को दिया हुआ है, यानी आपने करंट एसेट बना लिया। बैंक बारोइंग आपका लोन ही हो गया एक तरीके से। क्रेडिटर क्या होता है, अब करंट एसेट्स है या लाइबिलिटी, बताइए। करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी। तो फ्रेंड देखिए, क्रेडिटर जो होता है, ऐसे याद रखिए कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ इसका मतलब पैसा कहीं से आया है, इसका मतलब आपने कहीं से उधार लिया है, ये आपकी लाइबिलिटी है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सही नहीं है ये बात। तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई। तो अब क्लियर हो गया, ये करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, और ये करंट लाइबिलिटी हो गई। करंट एसेट्स जोड़ लीजिए 600 करोड़ रुपए हो गया। अब आपका जो नया सवाल बन गया वो एक तरीके से हो गया, करंट एसेट्स 600 करोड़ है और करंट लाइबिलिटी 400 करोड़ है, और बैंक बारोइंग जो है
300 करोड़ रुपए हैं, तो अब आपको टंडन कमेटी के फर्स्ट और सेकंड मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है फ्रेंड्स। हो गया ना सिंपल। अब आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड के हिसाब से करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।